जज साहब को शहर आए काफ़ी वक्त गुजर चुका था, लेकिन उनकी पद प्रतिष्ठा के हिसाब से उन्हें कोई बंगला अभी तक नहीं मिल सका था। एक दिन क्लब में अचानक उनकी पुराने दोस्त मनोज से मुलाकात हो गई। मनोज ने उनसे पूछा, आजकल कहाँ रह रहे हो, दिखते नहीं हो। जज साहब ने कहा कि कोई बंगला खाली नहीं है, इसलिए सर्किट हाउस में ही रह रहा हूँ। जब मिल जाएगा तो शिफ्ट हो जाऊंगा। इस पर मनोज बोला, बंगला नंबर 13 खाली है, बहुत सुंदर और बड़ा भी है। मनोज जज साहब के दोस्तों में आता था। तभी उन दोनों की बात सुन रहे एक अन्य सज्जन बीच में ही बोल पड़े, वो बंगला खाली ही रहता है हमेशा, कोई उसमें नहीं रह पाता, क्योंकि उस बंगले में आत्माओं का साया है। तभी जज साहब बीच में ही बोल पड़े, अरे भूत आत्मा कुछ नहीं होते हैं, सब भ्रम होता है। अब तो मैं जरूर वहां जाकर रहूंगा, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। अब सब आसपास वाले लोग भी खड़े भौचक्के से जज साहब को देख रहे थे, क्योंकि वो भी उस बंगले के बारे में और उसके शापित होने के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे। और शाम के बाद उस बंगले की तरफ से कोई भूल कर भी नहीं निकलता था। अब एक दो दिन में ही जज साहब अपना साजो सामान और सब घर वालों को लेकर उस 13 नंबर बंगले में पहुंच गए। जज साहब के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटियां थीं। कुछ दिन तो बंगले में जज साहब और उनका परिवार ठीक से रहता रहा, मगर कुछ ही दिन बाद सारे घर वालों की बेचैनी अचानक बढ़ने लगी, क्योंकि सब घर वालों को रात में सोने के बाद कई दिनों से एक ही सपना दिखाई दे रहा था कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी, जिसके सिर के बाल, दाढ़ी और वस्त्र सब कुछ सफ़ेद थे और चेहरा बहुत डरावना था, वो रोज़ ही उन सब से कह रहा था कि मेरा बंगला खाली कर दो, ये जगह सिर्फ मेरी है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। जब घर वालों ने इन सपनों की चर्चा आपस में एक दूसरे से की, तो जज साहब बोले, सपने सच नहीं होते हैं, ये सब हम लोगों के दिल का डर है, क्योंकि हम लोगों को इस बंगले के बारे में ये सब मालूम है, इसलिए सोने पर भी वही ख्याल दिल में आ रहे हैं। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने जज साहब को बहुत समझाया कि ये जगह खाली कर दो, परंतु जज साहब जिद पर अड़ गए। एक दिन मनोज घूमते फिरते उनसे शाम को मिलने पहुंच गया 4 बजे के करीब। तो जज साहब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। मनोज को देखते बहुत खुश हुए। मनोज ने कहा, यार यहाँ बहुत सन्नाटा सा लग रहा है, घर के सब लोग कहाँ हैं? तो जज साहब बोले, तुम्हारी भाभी तो किचन में है और बेटियाँ वो अपने रूम में पढ़ रही हैं। दोनों लोगों ने साथ साथ चाय पी। फिर जज साहब ने मनोज से कहा, चलो तुमको अपनी बेटियों से मिलवाता हूँ। ये कहकर मनोज को साथ लेकर बेटियों के कमरे में दोनों लोग पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर दोनों की चीख निकल गई। तीनों बेटियां जहां तहां रूम में फर्श पर पड़ी हुई थीं, तथा उनके गले पर उंगलियों के निशान उभरे हुए थे। किसी ने बहुत बेदर्दी से उनका गला दबाया था। दौड़कर दोनों बेटियों के पास पहुंचे तो 2 बेटियां मर चुकी थीं, एक बेटी बेहोश पड़ी थी। घर में कोहराम मच गया। जज साहब की पत्नी वहीं चीख सुनकर पहुंच गई। अब रोना पीटना मचा था। मनोज दौड़ के पास से डॉक्टर को बुला लाया। जो बेटी बेहोश थी उसका उपचार किया जाने लगा। बहुत मुश्किल से उसे होश में लाया जा सका। जब उसके होश हवास कुछ ठीक हुए तो उसने बताना शुरू किया कि हम तीनों बहनें यहाँ पढ़ रहे थे कि अचानक कमरे में तेज तेज हवा के झोंके आने लगे। जब तक हम खिड़की बंद कर पाते, तब तक एक तेज खुशबू की महक
सारे कमरे में फैल गई। कमरे की लाइट भी जलने बुझने लगी। तभी हवा में बड़े बड़े नाखूनों वाला एक पंजा हमारी तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही देर में वहां डरावना बूढ़ा, जो रोज हम सबको सपने में दिखता था, हमारे करीब आ खड़ा हुआ। उसका विभत्स चेहरा, लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें और भयानक अट्टहास से कमरा गूंज उठा। हम तीनों चिल्लाना चाहते थे, पर दहशत से हमारी जुबान तालू से चिपक गई। उसने एक एक हाथ से और पंजे से मेरी दोनों बहनों का गला पकड़कर गुर्रा कर कहा था ना कि बंगला खाली कर दो। अब देखो मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। अपने घर में मुझे किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं। ये मंजर देखकर मैं कब बेहोश हो गई मुझे नहीं मालूम। ये कहकर वो डर से थर-थर कांपने लगी। पर जज साहब का दिल इस घटना के बाद और भी ज्यादा कठोर हो गया। उन्होंने सफाई में सबसे सिर्फ इतना ही कहा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, वो दहशत से ही मर गई हैं। लोगों के समझाने पर भी वो टस से मस नहीं हुए तो पत्नी और बेटी का डर और ज्यादा बढ़ गया। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, पहले बेटी और उसके कुछ दिनों के बाद पत्नी भी इन्हीं हालातों और घटनाओं का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुई। दोनों के ही गले पर पंजे के निशान पाए गए। अब जज साहब बंगले में बिल्कुल अकेले हो गए थे। बंगला साए साए की आवाजों से गूंजने लगा। जज साहब को खुद अपने ही कदमों की आहट से अब काफी दहशत और घबराहट होने लगी थी। हर पल उन्हें महसूस होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दो लाल लाल आंखें उन्हें घूर रही हैं, लेकिन वो इन सब ख्यालों को वहम समझकर अपने दिमाग से झटकते थे। अब रात को सोने के बाद उन्हें वो सपना लगातार दिखाई दे रहा था और किचन में और बंगले के सारे कमरों से सामान के जोर जोर पटकने फेंकने की भी आवाजें रात में आने लगी। तो वो दौड़ दौड़ कर हर कमरे और किचन वगैरह में जाकर मुआयना करते तो उन्हें सारा सामान यथावत रखा दिखता। फिर वो सोच में पड़ जाते कि क्या वो जो आवाजें आ रही थी उठापटक की, क्या वो वास्तविक थी या सिर्फ मेरा भ्रम। फिर एक दिन ऊब कर उन्होंने मनोज को बुलाया और कहा कि कुछ दिन के लिए चलो कहीं बाहर दूसरे शहर में चलते हैं। अब यहाँ खाली घर में मुझे काफ़ी बेचैनी होती है और मेरा दिल नहीं लगता है। तो मनोज ने कहा चलो ठीक है, शिमला चलते हैं। 2-4 दिनों में सारी तैयारी करके मनोज और जज साहब दोनों ही कार से शिमला के लिए रवाना हो गए। कार मनोज चला रहा था और जज साहब पिछली सीट पर अतलेटे से थे। लगातार काफ़ी दूर चलने के बाद सन्नाटा आ गया और जंगली इलाका शुरू हो गया। वहीं पतली सी सकरी रोड पर उन्हें अचानक बहुत दूर पर एक बूढ़ा आदमी हाथ देकर कार के रुकने का इशारा करता नजर आया। मनोज ने उसकी मदद करने की नीयत से कार की स्पीड धीमी करनी चाहिए तो जज साहब अचानक उठ के बैठ गए और चिल्लाकर बोले, मनोज गाड़ी नहीं रोकना, तेज चलाओ गाड़ी। मनोज बहुत खतरा है, ये वही बूढ़ा है जो हमारे सपने में दिखता है, जिसने मेरे सारे परिवार को खत्म कर दिया है। घबराकर मनोज ने गाड़ी तेज गति से भगा दी और कुछ कहने के लिए पीछे की सीट पर जज साहब की तरफ मुखातिब हुआ तो उसकी चीख निकल गई। कार का स्टीयरिंग हाथ से छूटते छूटते बचा और पूरा बदन पसीने से नहा गया। कपकपी सारे शरीर में फैल गई, मुंह विस्मय से खुला का खुला रह गया। जज साहब का सारा चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था, आंखें बाहर निकल आई थी और जुबान मुंह से बाहर निकली हुई थी। मनोज कार पर संतुलन नहीं रख सका
और कार हिचकोले खाती हुई वहीं कुछ दूरी पे जाकर पलट गई। जब मनोज को होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। उसे काफ़ी चोटें आई थीं। वो भयानक मंजर उसकी आंखों में तैर रहा था। उसको याद करके वो सिहर उठा। उसने अब कभी भी उस बंगले की तरफ ना जाने की कसम खा ली। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार ऐड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका जीवन सदा मंगलमय रहे। धन्यवाद। आपकी अपनी जयश्री।